हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए, वेलकम टू द PYQ series। PYQ series मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। दैट एवरीवन नोज दैट ये जो PYQ सीरीज होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज सभी लोग बिफोर द एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का CBSE का बोर्ड पेपर। अब इस साल हुआ क्या था कि इस साल आए थे 5 सेट्स टोटल, मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, जिनकी जो नेमिंग की गई थी वो 55 सेट में ही की गई थी। 55-1, ठीक है, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, ठीक है। अब यहाँ पर उन सारे ही सेट्स के खुद के 3 सबसेट भी थे। लाइक फर्स्ट सेट के 3 सबसेट और थे, तो उनकी नेमिंग थी 55-1-1, 55-1-2। तो यहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट 1 के जितने भी सबसेट थे उनके भी क्वेश्चंस, और सेट 1 के तो है ही, तो उसके जो 2 डिफरेंट सेट थे उनके भी जितने डिफरेंट क्वेश्चंस थे उनको हम आज इंक्लूड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेट 2 के सारे क्वेश्चंस सेम ईयर के ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और अभी से बिल्कुल इतना पेशेंटली करना है 2019 का पेपर, क्योंकि इतने सारे सेट्स है, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के। और यहाँ पर इस साल से आपके जो सेक्शन जो पहले 18 तक 5 थे, अब वो डिडक्ट होके हो जाएंगे 4 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन ए में आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन बी में आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आएंगे आपके 3 मार्क्स के, एंड सेक्शन 4 में आएंगे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर थोड़े बढ़ गए थे, थोड़े से क्या, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था, और इस साल से हो गए थे टोटल 27 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए आज के लेक्चर के लिए, तो गेट सेट रेडी। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि व्हाट इज द एंड एरर इन द मीटर ब्रिज एंड हाउ इज इट ओवरकम। द रेजिस्टेंसेस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज are equal to 5 ohm. This R is given to you and this is S respectively. When the resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length found to be 1.5 L1, where L1 is the initial balancing length, and calculate the value of S. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर पहले आंसर देंगे कि व्हाट इज द एंड एरर इन द मीटर ब्रिज। वी नो दैट द मीटर ब्रिज की जो स्केल रहती है वो हमारी कितनी रहती है, मतलब 1 मीटर में रहती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो स्केल होगी। क्लियर। अब यहाँ पर जब एंड एरर अकर होता है तो वहां पर होता क्या है कि जो उसके ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पर भी ना कुछ वाइंडिंग कर दी जाती है, मतलब एक वाउंडिंग टाइप होता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके जो रेजिस्टेंस प्रेजेंस होते हैं उन जो वाइंडिंग में, उसके कारण एरर जनरेट होता है। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो रूरल स्केल होती है उसका जो 0 होता है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं रहता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं एंड एरर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देती हूं मैं, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिख दी, द 0 ऑफ द रूरल डज नॉट अलाइन विद द स्टार्टिंग एंड ऑफ द वायर, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एंड एरर। हम इसको कैसे ओवरकम करते हैं, बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, कि हम पोजीशंस को इंटरचेंज करते जाते हैं। किसकी पोजीशंस को, अननोन रेजिस्टेंस की एंड नोन रेजिस्टेंस की, एंड उसके बाद उसको एक प्रॉपर सेट करते हैं। ठीक है, यहां पर भी बात हो गई। अब इसमें देखते हैं रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज, आपको दिए ही जो आपको आर है ये आपको 5 ओम गिवन है, एंड ये जो एस है ये आपको गिवन एज इट इज ही है। फिर बोला गया है कि जब इस एस के शंट मतलब क्या होता है कि पैरेलल में जब आपने एक और रेजिस्टेंस लगाई, वो भी ऐसी है, सेम इक्वल रेजिस्टेंस है, तब जो न्यू बैलेंस लेंथ आई वो 1.5 L1 आई। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जब हमारी शॉर्ट रेजिस्टेंस नहीं थी तब जो हमारा मीटर ब्रिज है उसकी इक्वेशन क्या होगी, R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट केस जब ये हमारी शॉर्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर R की वैल्यू भी लिख सकते हो, दैट 5 अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1।
ठीक है, चलो एक इक्वेशन ये हो गई। देन आपको बोल दिया है कि यहाँ पर इसके शंट में मतलब पैरेलल में लगाई है। तो अब इस केस के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज उसको मान लेते हैं हम एस डैश। ठीक है, तो 1/s डैश इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/s। व्हाट इज दिस? ये हमने फॉर्मूला लगाया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2/s 1/s डैश। इसका मतलब s डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s/2। चलो यहाँ तक देख लिया। अब सेकंड केस में हम वही करने वाले हैं। अब क्या हो गया है, r तो हमारा r रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में s डैश इज इक्वल टू, अब आपकी बैलेंस लेंथ कितनी है? दैट इज 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। क्लियर? हम फिर से अपनी यहाँ पर r की वैल्यू रखते हैं 5 और s डैश की रख देते हैं हम s/2 और ये हो जाएगा 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? अब इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो क्या दिखेगा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 2 इंटू 5/s इज इक्वल टू 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5/s की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, तो क्या हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं इतने पोर्शन में? बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास? दैट 2 L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 2 L1 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1.5 L1 इज इक्वल टू 1.5 L1 मल्टीप्लाई 100 माइनस L1। अब आप चाहो तो यहाँ से ये L1 और L1 आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये हो गया 200 माइनस 3L1 इज इक्वल टू 150 माइनस 1.5 L1। यहां से ये हो जाएगा 50 और यहां पर आ जाएगा 1.5 L1। फिर यहां से आपकी जो L1 की वैल्यू है इट्स लाइक 50 अपॉन 1.5 दैट इज 500 अपॉन 15। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 and 100 दैट इज 33.33 सेंटीमीटर। चाहो तो आप यहाँ पर 100/3 भी छोड़ सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली। ठीक, अब आपके पास L1 निकल आया। जैसे ही हमारे पास L1 आता है तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? तो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज R/S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, L1 हमें मालूम पड़ चुका है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? जो हमारा अल्टीमेट गोल है दैट इज टू अचीव द वैल्यू ऑफ S, तो निकाल लेते हैं। R है हमारे पास 5 अपॉन S, L1 आप चाहो तो 33.33 रखो या फिर 100/3 रखो। मैं यहाँ पर 100/3 रखती हूँ। 100/3 100 माइनस 100/3 ये हो जाएगा 5/S इज इक्वल टू 100/3 अपॉन 200/3। ये कैसे आ गया? मैंने एलसीएम ले लिया है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए। S इक्वल टू मेरा आ जाएगा, सॉरी 5/S इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1/2 और 5/S इज इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स S इज इक्वल टू 10 और यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो यूनिट हो जाएगी 10 ओम। तो आपको आंसर मिल गया ना कि आपको क्या मालूम पड़ गई? द वैल्यू ऑफ S इज 10 ओम। तो हमने यहाँ से जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस थी उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको एंड एरर की डेफिनेशन, उससे हम ओवरकम कैसे करेंगे इतना। फिर आपको जो ये वाला पार्ट है इसमें सिर्फ वो आपको इक्वेशन तो पता ही है, कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कहीं पर भी एक स्टेप में भी एक वैल्यू में भी गड़बड़ हुई, मान लेते हैं अगर L1 की वैल्यू मेरी गलत हो जाती तो मेरा S भी गलत हो जाता। इसीलिए बहुत ही देख कर जल्दबाजी
जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही समझ समझ के सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए दिमाग खोल के अपने आंसर्स को सॉल्व करना है। देन यू विल गेट द आंसर एस इक्वल टू 10 ओम। और ये क्वेश्चन था हमारा 3 मार्क्स का, तो आपको 3 मार्क्स तो फिर मिलने ही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आए थे आपके 2 पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स मिला के आपके टोटल नंबर है 3 मार्क्स। यहाँ पर इसके ए पार्ट में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रेडार एंड आई सर्जरी एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम ना पिछले पेपर से भी देखते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है उससे आपका इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको जो पूरा स्पेक्ट्रम और उसके एप्लीकेशन पता होने चाहिए, तो उसको आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल प्रॉपर अपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर देखें तो अगर रेडार की बात करें तो ये तो बात हमने बहुत बार देखी कि रेडार में कौन सी आपकी स्पेक्ट्रम यूज होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए ये होती है हमारी माइक्रोवेव्स। क्लियर, हम रडार में यूज करते हैं माइक्रोवेव्स जिसका रेंज होता है, जिनका रेंज कितना होता है 10 to the power 10 to 10 to the power 12 हर्ट्ज। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी हमने बता दी। ठीक है, अब अगर बात करें आई सर्जरी की, तो आई सर्जरी में कौन सी आप यूज करते हो वेव्स, तो आपका आंसर आना चाहिए अल्ट्रा वायलेट रेज आप यूज करते हो, जिनकी रेंज होती है 10 to the power 15 to 10 to the power 17 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपका आंसर फिनिश होगा। आपने सब चीजें बता दी, आपको क्या पता था कौन सी स्पेक्ट्रम में वो पार्ट है, किस वेव्स का यूज है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी थी, आपने दोनों ही पार्ट्स के आपने बता दिए। तो यहाँ पर इतना डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबरिंग थी वो कैसी है, आपको इस पहले पार्ट में अगर आप इसका नाम देते हो तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, इसके लिए भी हाफ। सिमिलरली फॉर द सेकेंड हाफ यू विल गेट द हाफ मार्क्स। दैट मीन्स कितने टोटल मार्क्स का हो गया ये क्वेश्चन हो गया है आपका 2 मार्क्स का। तो इसका मतलब जो बी पार्ट होगा वो आपका कैरी कर रहा होगा 1 मार्क्स। ये तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल क्वेश्चन 15 जो है वो 3 ही मार्क्स का है। क्लियर, तो ये देख लिए कितना सिंपल था इतने मार्क्स को गेन करना, अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से लर्न है और उनकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से पता है। चलो देखते हैं इसका बी पार्ट। तो अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला है कि इसकी जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बराबर आपकी है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, कुछ जानते हैं किस तरीके से। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1। और हम जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है जिसको हम बोल सकते हैं यू बी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर, अब देखिए अब इसको प्रूफ कैसे करने चले, हम पहले ले लेते हैं एनर्जी डेंसिटी इस वाली की इक्वेशन दैट इज यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऑल्सो यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन द ई एंड बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ई एंड बी, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है दैट ई इक्वल टू सी बी और यू कैन से सी इक्वल टू ई अपॉन बी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस ये जो मेरे पास यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में जो ई प्रेजेंस है उसकी जगह पर मैं क्या सी बी लिख सकती हूँ। तो आपका जवाब आना चाहिए यस मैम, आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, तो मैं उसको पुट करती हूँ, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी बी का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूंगी हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, और मैं क्या जानती हूं कि जो मेरा अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मेरा बी आ चुका है,
आप देखो, मुझे ये प्रूफ करना है ना, देखो कैसे स्टेप कैसे हम मूव कर सकते हैं आगे, हमें पता होना चाहिए। हमको अल्टीमेटली इसके बराबर ये लाना है, ये जो था इसके बराबर लाना है। तो मेरे पास बी तो आ चुका है, लेकिन मेरे पास ये जो टर्म्स है ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मुझे इसको हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है। तो बिल्कुल एक रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन ऑफ सी। सी का क्या रिलेशन होता है? सी इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आपने पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट का विथ रिस्पेक्ट टू द परमेबिलिटी एंड द परमिटिविटी। ठीक है, अब मैं इस रिलेशन को यहां पर अगर रखती हूं तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। यहां से ये जो मेरा एप्सिलॉन नॉट है वो कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग बचा है वो है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या मैंने यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था वो अचीव कर लिया? तो आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल। तो देयरफॉर ये हो गया है यू बी, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए आपके यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के आपको मिलेंगे ए एंड बी पार्ट सॉल्व करने के बाद टोटल 3 मार्क्स। समझ में आ गया? सिर्फ ये रिलेशन पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, वरना स्टार्टिंग कहाँ से करोगे अगर स्टार्टिंग से ही नहीं पता है कि एनर्जी डेंसिटी है क्या। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये जो 16 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि सीबीएसई वालों का ना फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना कि आई थिंक एवरी स्टूडेंट नो दिस आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा? डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है भाई? वेव फ्रंट होता है कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन दैट मीडियम इन विच दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो इसी को मैं लिख देती हूं, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स which are of all the particles in the medium, आप लिख लीजिए, which are vibrating in same phase। ठीक है, चलो यहां तक की बात भी हो गई। अब इसमें जो दूसरा पार्ट बोल रहा है कि हाइगन्स वेव थ्योरी का यूज करके आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, तो उसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें ये जो mn है ये होता है आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसके लिए जो कुछ फिगर है वो कुछ इस तरीके का होता है कि हम एक प्लेन सरफेस मान लेते हैं mn, जहां पर हम कुछ वेव्स जो है इंसिडेंट कराते हैं। जब हम इंसिडेंट करा लेते हैं, मान लें कि ये AB जो है वो इंसिडेंट होकर आई तो इसने एक एंगल फॉर्म किया है I, एंड फिर यहाँ पे जो ये B पॉइंट हमने लिया है, इस B पॉइंट ने अपनी स्पीड रखी v इन अ टाइम t, और ये यहाँ तक चलकर आई, इस को हमने दे दिया है c। तो इसकी जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी vt। ठीक है, v क्या है यहाँ पर? स्पीड है, t क्या है? टाइम टेकन है। फिर हमने क्या करा कि ये जो वेव फ्रंट है ये तो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, फिर हमने इसकी BC जितनी हमने अपने कंपास में रेडियस ली, रेडियस लेने के बाद पॉइंट A पर रखा और हमने उसको कट करा उसी स्फेयर पर, एंड यहाँ पर आपने देखा कि तो आपका ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से निकलता हुआ एक
टेंजेंट, एंड ये जो आया ये आपका होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आपके पास यहाँ पर जितनी मैंने चीजें बोली आपको वो लिखनी है, अज्यूम क्या किया क्या नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल EAC एंड BAC आपके पास दो ट्रायंगल होगा, एक तो ये ग्रीन वाला और एक ही रेड वाला, ग्रीन वाला रेड वाला, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो ये AC है वो दोनों में ही कॉमन है, तो ये तो आपका कॉमन हो गया, ठीक है। एंड जितना BC है उतना ही AE होगा, क्योंकि दोनों की सेम ही हमने ली थी, तो VT के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे BC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू VT, एंड एंगल AEC इक्वल टू एंगल ABC जो कि होंगे आपके 90 डिग्री के। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग RHS क्राइटेरिया से आपको बोल दोगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपके हैं सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये सिमिलर ट्रायंगल हुए तो यहां से एंगल ECA और इक्वल टू एंगल BAC, that is angle R is equal to angle I, or you can say angle I is equal to angle R, which is your law of रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आप हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हो। इसके पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इस फिगर में MN क्या है, B क्या है, E कैसे आ गए, सब चीजें आप अपने वर्ड्स में वहां पर पॉइंट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे इसी 16 क्वेश्चन का जो और पार्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको। अब इस 16 क्वेश्चन के जो और पार्ट में आया था क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अरे भाई रिफ्रैक्टिव सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, मैंने तो ओरली बता दी है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ refraction which is equal to the constant। और ये जो कांस्टेंट होता है यही आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू एन C1, और आप कह सकते हो म्यू C1, म्यू 2 1 और N2 1, ठीक है। एंड दिस N2 1 क्या होता है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो चलो इतना पोर्शन तो सॉल्व हो गया। फिर बोला है कि आपको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है when a plane wavefront is propagating from a denser to rarer medium। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फिगर है ना, जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था उस तरीके का ही यहाँ पर फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। बट अब यहाँ पर आपको एक प्लेन सरफेस नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो प्रोपोगेट होगा डेंसर टू रेयरर मीडियम आ रहा है, मतलब यहाँ पर दो मीडियम होंगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर फिगर बना है वो आपको क्या दिख रहा है कि दो मीडियम है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे भी होगी और एक इंसिडेंट रे भी होगी। तो जब यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक, इसको बोल दिया एंगल आई, यहाँ पर भी एंगल आई हो गया। अब ये कितने डिस्टेंस चलेगा? इन कितनी स्पीड में चला? v1 स्पीड में, क्योंकि इस मीडियम में इसकी स्पीड कितनी है? ऊपर वाले मीडियम में v1 है। v1 स्पीड में t टाइम पर उसने b जो है c तक आ गया, तो v1 t हो गई इसकी डिस्टेंस। फिर क्या हुआ? हमने इतनी रेडियस ली और इस ए पॉइंट पे रखकर उसे कट करा, तो समझ लेते हैं वो कुछ यहाँ कट किया होगा। आई डोंट नो, मैं तो ऐसी रफली ड्रॉ की है, अगर आप चाहो तो अपने उसमें अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो जहां पर वो कट करा उस पॉइंट्स पर हमने इसको, यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्टेड थी, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे को उसने कट करा उस पॉइंट को हमने इस C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो AE है वो हमारी हो जाएगी v2t। ठीक है, या इस मीडियम के लिए स्पीड है v2, टाइम तो सेम ही है t। ठीक है, ये कहलाता है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, और ये वाला कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहां तक बात हो गई बिल्कुल अच्छे से क्लियर।
अब यहां पर भी आपके पास दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEC। यहां पर भी जो AC है दैट इज कॉमन वन, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्पीड होगी V2 की दैट शुड बी ग्रेटर देन V1, ठीक है, ये भी हो गया। और हमारे पास जो AE है और जो हमारी BC है, क्या अब ये जो है ये हमारी इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलती आप वहां पर नहीं करेंगे। अब मुझे ये बताओ इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे यहाँ पर ये मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ना इस मेथड का यूज करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, तो पहले अगर ट्रायंगल देखेंगे ABC, तो साइन आई कितना हो रहा है आपका? साइन आई कितना होता है? पहले जानते क्या है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? तो आप कहोगे V1t अपॉन AC, ठीक है। इन सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात हो गई। इन सिमिलरली फॉर AEC साइन आर कितना हो जाएगा? साइन आर आपका हो जाएगा V2t दैट इज AE अपॉन AC। नाउ यू शुड डिवाइड दीज टू। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे इन दोनों इक्वेशन को। मैं इसको बोल देती हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोल देती हूँ इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग साइन आई अपॉन साइन आर, यू विल गेट V1t अपॉन AC अपॉन V2t अपॉन AC, और AC से AC हो गया कैंसिल, T से T हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा V1 अपॉन V2 साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्या मेरा यहाँ पर स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि स्नेल लॉ तो भैया ये कहता है, इसको मैं चाहूं तो बस ये लिख सकती हूँ N2 अपॉन N1, तो मेरा यहाँ तो V1 अपॉन V2 आ रहा है। अब मैं जानती क्या हूं? मैं जानती हूँ रिलेशन बिटवीन द V आपकी जो स्पीड है वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, दैट इज V इज इक्वल टू C अपॉन N, और कई जगह पर है V इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिनोट करते हैं और एन से भी कुछ जगहों पे करते हैं। तो क्या मैं इसको यहाँ पर यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? C हमारी कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो वो हो जाएगा C अपॉन N1, और इसके लिए हो जाएगा C अपॉन N2। जब आप इसको C कट जाएगा यहाँ पर आएगा N2 अपॉन N1। इसका मतलब मुझे यही तो चाहिए था, वही तो मुझे मिल गया, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो क्या मैंने यहाँ पर अपना प्रूफ कर लिया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? बिल्कुल कर लिया। और इस N2 अपॉन N1 को ही हम बोलते हैं N21, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। आपको अपना आंसर यहाँ पर मिल गया है। तो अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ लोग इसके जो पहले वाला था उसको सॉल्व करेंगे, और आप अच्छे से सारी सब चीजें बताओगे कि V1 क्या है, T क्या है, सब कुछ बताओगे ना, तो आपको डेफिनेटली इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से करना है आपको विदाउट एनी हॉच पॉच, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और यहाँ पर भी आपके पास A एंड B पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स मिला के आपके 3 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है A पार्ट में डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट्स इज SI यूनिट। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, किसी दूसरे सेट में हमने इसको सॉल्व किया, सेट नहीं किसी दूसरे ईयर में जब मैंने किया था मैंने आपको बताया था। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैंने खाना खाया लेकिन मेरे बगल वाले का पेट भर गया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो अगर टेक्निकल अगर इसकी आप डेफिनेशन देखोगे that is EMF induced in the one coil when the rate of change of current occurs in the neighboring coil। जब नेबरिंग कॉइल में चेंज हो रहा है करंट, फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन EMF का इंड्यूस्ड हुआ उसके बगल वाले में भैया इंड्यूस्ड हो गया है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको हम आप इसको डेफिनेशन लिख लेना, फिर इसमें EMF इज इक्वल टू -M DI अपॉन DT। E is what? E is your EMF induced, M is what? Coefficient of mutual inductance, and what is DI by DT? DI by DT is equal to change in current, ठीक है। तो जब दूसरे कॉइल में चेंज इन करंट होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा उसके सराउंडिंग कॉइल में, ठीक। चलो इतनी बात हो गई। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम डिनोट करते हैं H से,
ओके तो चलो इसकी भी बात हो गई, इसका मतलब ए पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बी की, जिसमें बोला है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग अ करंट I2 इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मतलब ये जो वायर है ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये रहा आपका स्क्वायर लूप जिसमें आपका करंट I2 है और इसकी जो साइड है वो आपको a दी गई है एंड ये जो डिस्टेंस है ये आपकी x होगी जो कि यहाँ पर a लिखी थी। फिर आपको ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स और कहां पर ऑन द लूप के ऊपर। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें सिर्फ ये लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप इसके लिए कैसे देखते थे, आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो हम जानते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं अपना राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसमें होता है कि आप फिंगर जो है आप करंट की डायरेक्शन में सेट करो और आप जहां पर आपका ये जो आपका थंब है आप करंट की डायरेक्शन में सेट करो और जहां पर आपकी ये जो फिंगर्स कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस आई के लिए जब मैंने करंट अपना इधर रखा तो मेरे जो फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है, कर्ल कहां कर रही है, अंदर की तरफ, इधर है। ठीक है, अंदर की तरफ आ रही है मेरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहां तक की बात आ गई समझ में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने 2-3 बार देख चुकी हूँ, 2-3 बार पूछा गया है। फिर आप अगर इसे स्क्वायर लूप को देखो, अब स्क्वायर लूप में भी करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर अब नेमिंग कर दो, ये A B C D। अब मुझे ये बताओ इस ए बी साइड के लिए, स्क्वायर लूप में ए बी साइड के लिए जो फोर्स है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स ही तो बताना है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपको क्या बताना है, फोर्स। तो इसके लिए कैसे डायरेक्शन निकालोगे, तो आप यूज करोगे अपना राइट हैंड पाम रूल, जिसमें था कि आप इसको सेट करो अपने किस डायरेक्शन में, थंब को सेट करो आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को सेट करो आप करंट की डायरेक्शन में, और जो पाम है फिर आपका शो करेगा क्या, पाम शो करेगा आपका फोर्स। तो देखो ये मैंने फिंगर को अपना यहां रखा, करंट फिंगर्स को आपको यहां रखो, ठीक है, तो आपका फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब इस एडी साइड के लिए जो फोर्स F1 आप मान लो वो अंदर की तरफ है। सिमिलरली फॉर द DC जब आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कहां लगेगा, अंदर लगेगा, पाम के अकॉर्डिंग, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। इसके लिए आपका इधर लगेगा, ये मान लो F2, ये मान लो F3 और ये रहा F4। ठीक, चलो यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको क्या दिखेगा कि जो मेरा F1 और F3 जो है, इसके लिए अगर मैं देखूं तो यहां तक की F1 तक की जो डिस्टेंस है इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए और यहां तक के लिए वो मेरी x है। लेकिन अगर वही मैं देखती हूँ इस BC के लिए जो मेरी डिस्टेंस है वो मेरी हो जाएगी x प्लस a, क्योंकि मेरा स्क्वायर कितनी लेंथ का है, लेंथ कितनी है, साइड उसमें a है, तो x प्लस a हो जाएगी। तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स के कारण जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू टू पैरेलल वायर्स वाला फॉर्मूला। जो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, वेयर L इज द डिस्टेंस ऑफ द वो साइड ऑफ द लूप एंड ये जो R होगा ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वायर टू द सेकेंड वायर। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं F1 की, तो F1 के लिए जो मेरा ये आएगा वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 और मेरा L क्या है, इसके लिए L है मेरा A और डिस्टेंस कितनी है इसकी, इस वाले वायर से यहाँ तक की 2πx। सिमिलरली अगर मैं बात करूं F3 की, अभी मैंने F2 और F4 क्यों नहीं ले रही हूँ वो भी बताती हूँ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2, लेंथ तो a ही रहेगी, डिस्टेंस हो जाएगी 2πx प्लस से। और यहाँ पर जो फोर्स होगा इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये इसमें जो फोर्स लगेगा F1 वो किस नेचर का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना पास में होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो काफी ज्यादा होंगी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो रिपल नेचर का होगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्ट नेचर का होगा। ठीक है,
चलो ये इतनी बात समझ ली हमने। देन वी टॉक अबाउट द F4 एंड F2। अब F2 एंड F4 के लिए अगर देखें तो क्या ये दो पैरेलल वायर्स है, एक की पोजीशन ये एक की पोजीशन नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका फोर्स का फॉर्मूला यूज होता है बिल साइन थीटा। तो यहाँ पर ये मालूम पड़े थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कंडक्टर आपका इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कुछ इस तरीके से एंगल क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री जब एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा बिल। सिमिलरली फॉर दिस वन इट बिकम बिल। और ये दोनों क्या है, इक्वल तो है बट अपोजिट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास बचा क्या, F1 एंड F3 बचा। नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो नेट फोर्स क्या होगा आपका, नेट फोर्स होगा F नॉट नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F3। क्योंकि यहाँ पर ये इसके पास में ये स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हमने इसको पहले लिखा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो म्यू नॉट I1 I2 A अपॉन 2 पाई x माइनस म्यू नॉट I1 I2 A अपॉन 2 पाई x प्लस a। यहाँ से आपका इतना पोर्शन तो ये 2 पाई तक का कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालेंगे तो ये होगा म्यू नॉट I1 I2 A अपॉन 2 पाई आपने बाहर निकाला, अंदर बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस a। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 A अपॉन 2 पाई x प्लस a माइनस x और x प्लस a। ये x से x हो गया कैंसिल, आपके पास बचेगा म्यू नॉट I1 I2 A स्क्वायर अपॉन 2 पाई x प्लस a। सो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द लूप। ठीक है, तो ये एक्टिंग ऑन द लूप कितना फोर्स निकल कर आ गया है, ये निकल कर आ गया है, जिसको आप एक बॉक्स में डालोगे एंड मूव करोगे नेक्स्ट वन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ए पार्ट की, और इसमें बोला गया है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क का, कब, जब हमें किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो हमने उसके लिए क्या किया, अपने मैग्नेट्स के पोल ले लिए और इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग लूप हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज, तो ये जो डायरेक्शन है ये आई, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो रहा है, हमने इसका नाम दे दिया ABCD। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हमने ले ली है L, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हमने कंसीडर कर ली है A। अब जितनी भी चीजें मैंने बोली ये आपको अपने वर्ड्स में वहां पर लिखना है, ये कंसीडर दिस। ठीक, अब यहाँ से आप जानते हो कि नॉर्थ टू साउथ जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है, अब अगर बात करें अभी यहाँ पर इसके बीच में क्या रहता है, हमारा एक एक्सल पॉइंट भी होगा। एक्सल का काम क्या होता है कि इसके हेल्प से हम अपने लूप को रोटेट कर सकते हैं, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने ये देखा था कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर current carrying loop placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque, it does not experiences a force। क्योंकि अगर आप इस वाले को देखो, यहाँ पर AD और BC को देखो, तो AD में जो आप बेसिकली आप जानते हो कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग लूप वो होता है हमारा F इक्वल टू बिल sin theta, where theta is the angle between the current direction and the magnetic field। अब अगर AD में अगर देखोगे तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मतलब फॉर दिस वन थीटा इज इक्वल टू 180, एंड फॉर द BC अगर देखोगे करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब थीटा इक्वल टू हो गया है 0 डिग्री। फॉर बोथ द केसेस, फॉर आर्म AD एंड BC जो हमारा फोर्स रहेगा वो कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, अब कौन कौन सी आर्म बची है हमारे पास, AB एंड CD। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्म दैट इज AB। अगर AB की बात करें, ये AB में भी आपका फोर्स तो क्या लगना है, बिल साइन थीटा लगना है, और थीटा क्या रहेगा फॉर दिस केस। अगर इस केस के लिए देखोगे
तो थीटा हमारा रहेगा 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, करंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर मान लेते हैं कि ए बी के लिए जो फोर्स है वो हमारा F1 है, तो वो हो जाएगा बिल। बिल क्यों हो गया, बिकॉज थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये रहा अपना मेरा लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो है मेरी मिडिल फिंगर दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस माय मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस वन एज द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मेरा फोर्स कहाँ आ रहा है, फोर्स आ रहा है मेरा डाउनवर्ड। फॉर दिस केस, इस वाली आर्म के लिए जो मेरा फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, F1। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूंगी आर्म DC के लिए, आर्म CD के लिए अगर आप देखूंगी, तो जो मेरा F2 है वो भी मेरा बिल होगा और इसके लिए भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। किससे निकाली है, लेफ्ट हैंड रूल से निकाली है। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी अगर मैं रखती हूं इस तरीके से, तो कहां पर आ रहा है मेरा मोशन, मेरा फोर्स कहां आ रहा है, अपवर्ड। तो इसके लिए जो मेरी डायरेक्शन है F2 की वो ऊपर की तरफ आ रही है, तो यहां पर हो गया है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूंगी, टॉप से देखूंगी इसको, तो मुझे सिर्फ ये आर्म CD में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, आर्म AD में इस तरीके का दिखेगा कि मेरा F1 लग रहा है नीचे की तरफ, F2 लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसकी जो ये जो है ये है मेरी A, ठीक है। ये मुझे मेरा टॉप व्यू से दिख रहा होगा। अब यहां पर भी अगर मैं देखूं, अगर ये दोनों एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, नीचे ऊपर, तो मेरी जो रोटेट करेगी ये जो आर्म, ये किस तरीके से रोटेट करेगी, देखिए मेरा हाथ किस मोशन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आर्म AD है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब मैं यहाँ पर इसकी अगर ये कंडीशन में रोटेट करा देती हूँ तो किस तरीके का हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये कुछ हल्का सा रोटेट कर चुका होगा, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ थीटा डिग्री कुछ रोटेट कर गया, और यहाँ पर ये जो है ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया है। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये पूरा A है, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मेरा A/2, ये भी हो जाएगा मेरा A/2। अब जब यहाँ पर ये दोनों ही जो हमारा नेट फोर्स है वो 0 है, बट यहाँ पे टॉर्क तो प्रोड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि दोनों ही फोर्स इधर से उधर से खींच रहे हैं, तो ये करेगा कि एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क। तो टॉर्क का हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर दोनों एक नीचे एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क वो कितना होगा F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये भी हम जानते हैं कि जो F1 और F2 है वो तो हमारे सेम ही है, तो इसको हम अगर चाहे तो बिल बाहर निकालिए, अंदर क्या बचता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, what is this perpendicular distance, this is A/2 sin theta and this is also A/2 sin theta. So now I am going to put the perpendicular distance bill A/2 sin theta plus A/2 sin theta bill, ये हो जाएगा आपका A साइन थीटा, A/2 साइन थीटा प्लस A/2 साइन थीटा इज व्हाट, A साइन थीटा, ठीक है। यहां तक की बात भी हो गई। क्या यहाँ पे मेरा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, तो आप कहोगे अभी तो नहीं आया, अभी चलो निकालते हैं। और अब मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप कहोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज द ब्रेथ हियर, दैट इज A, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब ये मेरा टॉर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल मैम हो गया है, हमने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू IAB साइन थीटा, वही निकाल दिया। अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखती हूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एरिया वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, सो दिस इज इन योर वेक्टर फॉर्म टॉर्क। तो यहाँ पर आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन निकल आया है, बट आपको ये पूरा कंसेप्ट क्यों फोर्स जीरो है, किस तरीके से आप वहां पर लिखोगे, आप स्टार्टिंग करोगे दैट कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप हैविंग अ लेंथ ऑफ L and breadth A placed in a uniform magnetic field, there is no net force, there is net force is equal to the zero, it experiences a टॉर्क। अब नेट फोर्स क्यों जीरो, ये सब चीजें आपको मैंने बता दी है, तो आप वहां पर मेंशन करोगे, लिखोगे, अच्छे से बताओगे, फिर जब वो रोटेट करेगा उसके बाद आप इस तरीके से आगे बढ़ो, सारी चीजें करोगे, ठीक है, तब जाके आपका ये ए पार्ट जो है वो पूरा सॉल्व होगा। अब देखते हैं इस 18 क्वेश्चन का बी पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, जिसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ड इन इट। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, इसको ना आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप पूरा एक कॉइल रखते हो एंड उस कॉइल के अंदर होता है आपका सॉफ्ट आयरन। तो जब वहां से मैग्नेटिक फील्ड से निकलती है तो सॉफ्ट आयरन का काम क्या होता है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका करंट कैरिंग कॉइल इज कैप्ड इन इट, इज दैट जो प्लेन है कॉइल का जो प्लेन होता है इज ऑलवेज कैप्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी आप कॉइल प्लेस्ड करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा ही पैरेलल प्लेस करोगे एंड दैट शुड बी डन बाय द यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप, इसको और भी बोल सकते हो कि हमेशा ही जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये इंश्योर करती है कि जो एंगल बने वो 90 डिग्री बने इररिस्पेक्टिव टू द इररिस्पेक्टेशन ऑफ द कॉइल, सो दैट टॉर्क जो है वो हमेशा ही मैक्सिमम आए, ठीक है। तो आप इसको या तो ये लिख लो या जो मैंने अभी बताया वो लिख लो, ये भी लिखोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, जो मैंने अभी बोला वो भी लिखोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। जब आप ए एंड बी पूरा सॉल्व कर लोगे तब जाके आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, मतलब इसी में ही उसके आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन दिया है जिसमें बोला है कि एक जियांट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दैट मींस आपको एफओ गिवन है और ये आपके पास एफई गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। द डायमीटर ऑफ द मून इज गिवन टू यू is this one and radius of the lunar orbit is given to you this one, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ तक का पोर्शन की बात करें तो हमको ड्रॉ करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो भी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपकी जो फाइनल इमेज होती है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनती है, तो ये रहा वो। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन द आई पीस, तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आईपीस। अब क्या हो रहा है कि बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे लाइक मून, वहां से पैरेलल रेज आ रही है। अब क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, तो इसने कन्वर्ज करी, ये 3 जो रेज आई इसने क्या करी, इनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर इसने अपनी एक इमेज फॉर्म्ड की, वो भी आपकी इन्वर्टेड इमेज है ए डैश एंड बी डैश। तो जहां पर इसने इमेज फॉर्म्ड की वहां तक कि आपका ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा एफओ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो आई पीस है, आपने यहां से आप देख रहे हो उधर से कि भाई कहां पर है कहां पर है, तो जब आप देख रहे हो तो आपके देखने में जो रेज आ रही है वो इस तरीके से आई, ऐसे ही आई यहां से, लेकिन वो कन्वर्ज हुई इस वाले पॉइंट तक, लेकिन इसमें कोई इमेज नहीं मिली। फिर ये जाके जितनी भी और भी रेज आ रही है तो उसने फाइनल इमेज कहाँ बनाई, इन्फिनिटी पर बनाई। तो ये वाली जो सिचुएशन है दैट इज द सिचुएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एफओ हो गया, ये एफओ एंड एफई दोनों ही एक ही लोकेशन पर है,
ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर। ये जो आपका इमेज बना था, ये इस आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया। तब आपने यहाँ से उसको देखा तो उसने अपनी जो इमेज है, फाइनल इमेज, उसने इन्फिनिटी पर फॉर्म की। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है उसके बारे में बात करते हैं। हमें लेबल डायग्राम है, तो लेबल डायग्राम बन चुका है हमारा। एफओ, एफई, आईपीस, ये सब चीजें बताई। और ये जो एंगल है दैट इज एंगल अल्फा, नॉट ए, दिस इज ऑल्सो अल्फा। ठीक है। अब ये जो आपका दूसरा पोर्शन दिया है, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पूछा है, यहाँ पर आईपीस का तो कुछ भी नहीं है। तो जो आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से, यहाँ पर इसका डायमीटर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इसको हम अज्यूम कर लेते हैं D1। ओके, बाकी चीज हमें गिवन है। अब सिंस हमारे पास एफओ एंड एफई गिवन है, तो हम यहाँ से टेलीस्कोप के हेल्प, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाई होकर मिली है। उसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एफओ अपॉन एफई। व्हाट इज एफ? एफ दिया है 15 मीटर एंड एफई कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेती हूँ 1 सेंटीमीटर को आपका मीटर में, तो वो हो जाएगा 0.01 मीटर। ये हो गया आपका 1500। तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ा कि जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो 1500 टाइम्स मैग्नीफाई है। इतनी बात भी हो गई। हमने ऑलरेडी D1 डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, वो हमने क्या कर लिया है, D1 मान लिया है। इसके बाद अगर देखोगे तो यहां से जो एंगल बन रहा है सबटेंडेड बाय द ऑफ द मून, देखो यहाँ पे कहीं मून होगा, उसके डायमीटर से जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो ये जो इमेज जो ये एंगल सबटेंड कर रही है इसके बराबर होगा। तो ये वाली लाइन लिख लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द मून इज इक्वल टू द एंगल subtended by the image। ठीक है। अब देखो हुआ क्या था एक्चुअली में कि जब मून यहां पर कहीं पर रखा था, यहां पर इसके बीच में था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऐसे गया, यहां पर कहीं इसने अपनी इमेज बनाई, और यहां पर जब इसने ये इमेज बनाई तो इसकी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके की बनी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण। फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब यहां तक तो इसका डायमीटर है, ये इसका फोकल लेंथ है, ठीक है ना। तो इसका जो डायमीटर है इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द मून के कारण जो इसका एंगल है वो कितना होगा, ये होगा डायमीटर अपॉन आर, रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, मतलब अपना डायमीटर ये किसका हो गया है, डायमीटर ऑफ द मून एंड रेडियस। ठीक है, इसी एंगल की तो बात कर रहे हैं। ये पूरा जहां पर मून होगा कुछ इस तरीके का होगा, ये रहा आपका अल्फा, ये होगा इसका, तो ये हो जाएगा dm अपॉन आर। और एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज के लिए अगर देखें तो आपका ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरीके का, D1, और ये हो गया आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा D1 अपॉन F। अब ये F कौन सा लें, FO लें कि FE लें? तो यहाँ पर क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं तो हम FO लेंगे। ठीक है, आपके पास DM इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 3.48 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻8। व्हाट इज D1? D1 ही तो आपको निकालना है, FO आपके पास 15 है। अच्छा, अब कुछ लोगों को क्या डाउट आ रहा होगा, ये आपने करा कैसे कि DM अपॉन आर? तो ये कैसे करा, मान लो यहां से ये जो DM अपॉन आर है ये होगा क्या, 10 अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो आपका अल्फा है दैट इज फार ग्रेटर देन, तो 10 लो, कोई भी लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो DM अपॉन आर है दैट इज नियरली इक्वल टू द अल्फा, इसलिए हमने DM अपॉन आर लिखा। सिमिलरली फॉर दिस वन टू।
ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो और अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, D1 हो जाएगा आपका 3.48 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.74 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर फाइनल डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये आपने पूरा इसका ये डायमीटर निकाल लिया है जहां पर इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज फॉर्म्ड की। ये जो इमेज फॉर्म्ड की है ना, इसका डायमीटर आपका कितना आया, 13.74 सेंटीमीटर। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ नंबर 19 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ना तो आप यहां तक करते तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलते, जब पूरा करोगे तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे।